हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 16 मार्च के करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले 15 मार्च के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसा कि आपने देखा, स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका ने भी बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। 13 मार्च को हाथी दिवस मनाता है थाईलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अभी हाल ही में मेरा राशन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं और दुनिया की दूसरी। और वर्ष 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला जो क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉयड, इसका नाम होगा 2011 FO32। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया गया। अर्जुन सहायक परियोजना का जो निर्माण हो रहा है, ये धसान नदी पर हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमान की खाड़ी में फंसे एक मालवाहक जहाज के चालक दल में शामिल 7 भारतीय सदस्यों की मदद की है INS तलवार ने। और अब बारी है आज के प्रश्नों की, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि करंट अफेयर की जो ई बुक है, ये PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवा दी गई है। आपको दिसंबर 2020, जनवरी और फरवरी 2021 की जो ई बुक है ये उपलब्ध है। इसे आप मात्र 25 रुपये में खरीद सकते हैं और यहाँ पर हर पॉइंट बहुत ही सरल भाषा में आपको मिलेगा। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रस्तावित G7 कंट्रीज की अगली बैठक, जिसे जाना जाएगा 47वें G7 शिखर सम्मेलन के नाम से। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच किस देश में आयोजित होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, G7 में 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको बता दें कि G7 की 2021 की जो बैठक होगी ये ब्रिटेन में होगी। कब होगी? 11 से 13 जून के बीच में। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हालांकि भारत अकेला देश नहीं है जिसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगर बात करें हम G7 के बारे में, तो G7 क्या है? तो G7 एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। याद रखिएगा कि G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और अस्थायी मुख्यालय नहीं है और इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो रैंडमली होता रहता है, मतलब जैसे क्रम आता है जिसका, तो वही इसका आयोजन करवाता है। अब यहाँ पर और भी याद रखना कि 1997 में 1997 में रूस भी इस ग्रुप का सदस्य था। उसके बाद G7 हो गया था G8, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया विवाद हुआ उसके बाद रूस को बाहर कर दिया गया और ये संगठन फिर से G7 के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि क्वाड कंट्रीज में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड कंट्रीज एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जिसमें शामिल हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो चीन इसमें शामिल नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्वाड के डिजिटल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अभी हाल ही में शिरकत की थी। हालांकि जो क्वाड कंट्रीज हैं इनके नेताओं की जो आमने सामने की बनने की बैठक होगी वो 47वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान संभव है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? सही जवाब होगा मुंबई ने जीता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। तो आपको याद दिला दें कि मुंबई की टीम ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है और फाइनल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ ही मुंबई तमिलनाडु के बाद संयुक्त रूप से टूर्नामेंट इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम बन गई है, यानी कि सबसे पहले मुंबई और तमिलनाडु के बाद। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि तमिलनाडु ने 5 बार यह टूर्नामेंट जीता है, वहीं पर मुंबई और कर्नाटक ने 4 बार विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है
और वर्ष 2002-03 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऑप्शन बी यानी कि मिताली राज। तो इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता दिया रिवीजन में कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं और दुनिया की दूसरी। तो फ्रेंड्स, इनके सम्मान में बीसीसीआई वोमेन ने ये ट्वीट किया था कब, 14 मार्च 2021 को। इसमें लिखा गया था मैग्निफिसेंट मिताली। आपको बता दें यहाँ पर कि भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने ओडीआई में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो वर्तमान में उनकी एज 38 वर्ष है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। उसके बाद दूसरी बन गई हैं मिताली राज। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन का काला नमक चावल महोत्सव किस प्रदेश में शुरू हुआ है? काला नमक चावल महोत्सव। तो चावल की एक वैरायटी है जिसको नाम दिया गया है काला नमक, और ये महोत्सव स्टार्ट हुआ है कहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिन का कपिलवस्तु काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से किया। झांसी की स्ट्रॉबेरी और लखनऊ के गुड़ महोत्सव की तर्ज पर 13 से 15 मार्च तक सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। काला नमक चावल बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित है। भौगोलिक संपदा यानी कि जीआई घोषित काला नमक अकेले सिद्धार्थनगर ही नहीं बल्कि समान कृषि जलवायु यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाले जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती का भी, जो आप जानते हैं एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी के लिए किसको सम्मानित किया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि अनामिका जी को। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साहित्य अकादमी ने 12 मार्च को 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, 1 संस्मरण और महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों ने की। और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं। जवाब बनेगा डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। हिंदी की जानी मानी कवयित्री अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंग्रेजी भाषा में सम्मान सुश्री अरुंधति सुब्रमण्यम को, गुजराती के लिए श्री हरीश मीनाश्रू को और कोंकणी के लिए श्री आर.एस. भास्कर को यह पुरस्कार दिया गया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना। नाम है, क्या नाम है? कवयित्री अनामिका जी, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी के कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया गया? ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 14 मार्च। तो गणित का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वह प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। 2021 की थीम याद रखिएगा, मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। हाल ही में मनाए गए 4थे ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का भागीदार और उद्योग साझेदार कौन है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज द फेस्टिवल एंड इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ 4th GAF? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज फिक्की। तो बता दें आपको कि 4थे ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का आयोजन 12 से 19 मार्च तक किया जा रहा है। और फिक्की दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि एक गैर सरकारी उद्योग संगठन है, इस आयोजन का फेस्टिवल और इंडस्ट्री पार्टनर है। हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका उद्देश्य है कि लोग किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक हों, और अगर कोई किडनी की बीमारी से पीड़ित है
तो वो एक स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से जो बाकी के बचे हुए दिन हैं अपने जीवन को वो अच्छे से गुजार सकें। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, दैट इज 11th ऑफ मार्च। तो 2021 में यह 11 मार्च को मनाया गया। हर वर्ष ये 11 मार्च को नहीं होता है, हर वर्ष इसे मार्च के दूसरे थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अब बारी है क्विज की। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग किया है। और याद रखिएगा, जो लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे। तो फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर रैंडमली मैंने जो नाम सेलेक्ट किए हैं उनमें रुचि श्रीवास्तव, वीरू यादव, शारिफ खान और हेमलता साहू जी शामिल हैं। फिलहाल रुचि श्रीवास्तव जी का जो आंसर है ये काफ़ी डिटेल में है। इन्होंने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1969 में, चली थी 31 मार्च 1974 तक। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना की जो अध्यक्ष थी वो थी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उपाध्यक्ष थे डीपी गाडगिल जी। और ये भी याद रखना कि जो इसरो की स्थापना हुई थी वो इसी समय की गई थी, यानी कि इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी की गई थी। तो कई सारे पॉइंट्स बता दिए हैं और ये काफ़ी अच्छा आंसर लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्विज नंबर 16 की। आपको यहाँ पर ये बताना है कि गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। बैगा, मुड़िया, दंडामी, माड़िया या फिर कोरकू। तो आंसर लिखिएगा डिटेल में। मैं प्रत्येक जो भी आंसर आता है उसको पढ़ता हूँ, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। फिलहाल आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर PDF की ज़रूरत आपको है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।